जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, इडुटेरिया द्वारा निकाला गया NCERT क्लास 6 से 12 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। क्लास 6 और 7 का इतिहास कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का इतिहास। तो अगर जो लोग नहीं देखे होंगे 6 और 7 का, जाकर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में बनाया गया है, उसको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय इतिहासकारों द्वारा पूछ रहा है, तो पहला देखते हैं। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। बिल्कुल सही है। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट कर देखते हैं। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं। इतिहास को इस कालखंडों में बांटने की समझ पश्चिम से आई थी। ये भी सही है। पहला सही था, दूसरा भी सही है। देखिए, जेम्स मिल्स एक इतिहासकार हुए थे जिन्होंने धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कौन कौन से? प्राचीन को बांटा था, ये हिंदू कालखंड बताया था। मध्यकालीन भारत को मुस्लिम कालखंड बताया था और आधुनिक भारत को ईसाई कालखंड बताया था। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है? देखिए, आधुनिक समाज की विशेषता पूछ रहा है क्या विशेषताएं हैं। तो स्वतंत्रता, बिल्कुल। आधुनिक काल में स्वतंत्रता है, समानता है और लोकतंत्र है। ये सामंती व्यवस्था जो है, ये मध्यकालीन और प्राचीन भारत की व्यवस्थाएं थी। सामंत बनाए जाते थे, मनसबदार बनाए जाते थे। ये किसकी व्यवस्था थी? प्राचीन और मध्यकालीन की। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग देख लीजिए, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? देखिए, एक क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान का सर्वप्रथम नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनले को सौंपा गया था। किसको? जेम्स रेनले को। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? 1946 में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण था कम वेतन और खराब भोजन। देखिए, दिल्ली में 1946 में पुलिस हड़ताल हुआ था जिसमें 2000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। यहाँ का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे उनके मुकाबले भारतीय पुलिसकर्मियों को कम वेतन दिया जाता था और पुलिस लाइन से जो भी खाने की सामान आती थी, यानी जो खाना आता था, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। चलिए, भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? देखिए, भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और ये तलवार नामक जहाज पर हुआ था। तलवार नामक जहाज पर हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता MS खान थे। कौन थे? MS खान थे। और चलिए, आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा, वहाँ पे मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। देखिए, अंग्रेज द्वारा पूछ रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज तो अपने ही बारे में लिखेंगे, ये तो है। भारतीयों के बारे में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, पहला क्या क्या, गवर्नर जनरल के शासनकाल का, बिल्कुल अंग्रेज द्वारा ये मिलता है। अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का ये भी मिलता है। भारतीयों के गतिविधियों का, देखिए मैं पहले ही बोला हूँ कि भारतीयों के बारे में लिखेंगे ही नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जेम्स मिल्स द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। देखिए, जेम्स मिल्स के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी है। यह नमक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। नामक किताब लिखी है, तो ये बिल्कुल सही है। जेम्स मिल्स ने लिखा था। ठीक है, ये किताब को इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था। मैं पहले ही बोला हूँ कि जेम्स मिल्स ने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आधार क्या था उसका? धर्म। प्राचीन भारत को हिंदू कालखंड बताया था, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम कालखंड और आधुनिक भारत को ईसाई कालखंड में देखा था। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना है, ये भी सही है। देखिए, इसमें मिलता है कि जो थे भारतीय थे वो लोग सभ्य नहीं थे और अच्छे से रहते नहीं थे।
इसलिए अंग्रेजी शासन होना आवश्यक था उनको सभ्य बनाने के लिए। इसको क्या बताएं, ये कुछ लिखा है अपने बारे में, बड़ाई किया है। देखिए, तो ये तीनों सही है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, कथन असत्य। असत्य कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं है। जब ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब से हमारा सनातन चला आ रहा है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और हमारे बारे में ये लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे आ गया रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, इसी को नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें, इसमें गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। बम्बई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की व्यवस्था की गई थी, ये सही बात है, बम्बई में किया गया था। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, ये भी सही है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। देखिए ये गलत है। विशाखापत्तनम में जो एकदम माहौल शांत था, ठीक है, वहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था और ना ही उसमें हिंसा हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग गलत चुनना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखते हैं। खुशनबीसी क्या है। देखिए खुशनबीसी क्या है, तो ये सुंदर लेखन कला है। ये पत्रों और पत्रिकाओं में लिखने की कला थी। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए फिर से आ गया ये। तो इसमें क्या, 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया था। देखिए ये सही है, पहले ही बताया 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने ये हड़ताल किया था। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया। देखिए ये भी सही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या है, यह विद्रोह प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थाने तक नहीं फैला। देखिए ये गलत है, एक ही पुलिस थाने तक नहीं, बल्कि सारे दिल्ली के जितने भी आसपास के एरिया थे और दिल्ली के जितने भी पुलिस थाने थे उसमें फैल चुका था। तो हमारा सही क्या है, 1 और 2। तीसरा हमारा क्या है, गलत। तो देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखते हैं। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हमारा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो आप लोग उसको ध्यान रख के एक क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए देखते हैं। कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। ये बिल्कुल सही है, कंपनी द्वारा राजस्व ज़्यादा वसूला जाने लगा था। ब्रिटेन से सोना तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप किया गया। देखिए ये गलत है। जब तक इन लोगों को दीवानी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, यानी 1765 से पहले इन लोगों को दीवानी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय तक ये क्या करते थे, ब्रिटेन से सोना चांदी लाते थे, ठीक है, और यहाँ से सूती बस रेशम के वस्तुएं खरीद कर यूरोप में ले जाते थे और बेचते थे। लेकिन जब ये इनको बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो वहाँ से कर वसूलते थे और कर वसूले हुए पैसे से ही ये लोग खरीद लेते थे वस्तुएं और ब्रिटेन में ले जाकर बेचते थे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पाद गिर गया और खेती चौपट होने लगी। ये भी सही है, कारीगर जो थे उनके द्वारा किया गया उत्पाद गिरने लगा और खेती खराब होने लगी थी। तो हमारा 1 और 3 सही है। देखते हैं कौन सा है, 1 और 3 यानी बी नंबर है। 12 नंबर देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। देखिए एक 1857 की क्रांति आप लोग सुने होंगे, उसी के संबंध में एक क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको मद्देनजर रखते हुए बनाइएगा, किसको, 1857 के क्रांति को। देखिए 1857 की क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, ठीक है। उनके बेटों को हडसन ने गिरफ्तार कर लिया और उनको मृत्यु दंड दे दिया था।
और दिल्ली से हडसन और निकलसन दो ने विद्रोह को दबाने का नेतृत्व कर रहा था, हडसन और निकलसन ने। और इस विद्रोह में निकलसन दिल्ली से मारा गया, हडसन ने इसको पूरी तरह से दबा दिया था। देखिए कैंपबेल जो था कानपुर से कर रहा, कैंपबेल इलाहाबाद से कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। बिल्कुल सही बात है ये। वे सस्ते चीज खरीद कर उसे उच्च कीमत पर बेचते थे, ये भी सही बात है। यहाँ पे कम में खरीदते थे और अधिक में बेचते थे ले जाकर। तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के नवाब और कंपनी के टकराव का मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। क्या था? फरमान का दुरुपयोग। देखिए 1700 द्वारा बंगाल में ब्रिटिशों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई, यानी मुफ्त में व्यापार करने की छूट दी गई, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और इसी का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का टकराव हो गया, इसका दुरुपयोग के कारण। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। देखिए ये मुर्शिद कुली खां के बाद नहीं बना था, ठीक है, ये अलवर्दी खां के बाद बना था। तो ये तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की और मुर्शिद कुली खां के बाद इसी सिराजुद्दीन बना, सिराजुद्दीन के बाद सरफराज बना। सरफराज खां को 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां हराया और अलीवर्दी खां के बाद ये सुजाउद्दीन बना, जो कि उसका क्या था? नाती था, यानी इसका कोई बेटा नहीं था। सुजाउद्दौला जो था वो अलीवर्दी खां का नाती था। अलीवर्दी खां की कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और उसी के बेटी का ये बेटा था। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। देखिए ये सही बात है, इसका विवाद क्या था? राजस्व को लेकर ही विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध किया, ये सही है। कब किया प्लासी का युद्ध? 1757 में। तो 1 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सही है, माफ करिएगा 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला का हार का क्या पूछा? सर्वप्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर का धोखेबाजी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य का उद्देश्य व्यापार फैलाना था। देखिए ये बात सही है। क्या है ये? क्या पूछ रहा है इसमें? विचार करें, देखते हैं पूछ क्या रहा है। असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये क्या है? ये सही है। वह दीवानी, देखिए ये प्रशासनिक नहीं बल्कि दीवानी संभाला था, दीवानी कार्य को संभालता, प्रशासनिक नहीं। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। देखिए ये गलत है, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर कासिम नहीं बल्कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। और इसमें असत्य कथन ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? देखिए 1764 में लड़ाई हुआ, ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मीर जाफर था। 1764 में बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई हुआ था। त्रिगुट सेना में कौन कौन था? इसमें था बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, ठीक है। मुगल के तरफ से कौन था? आप लोगों को पता, मुगल के तरफ से शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी केवल मीर कासिम के बीच नहीं, इसमें त्रिगुट सेना लड़ी। अभी ऊपर मैं बताया था, त्रिगुट सेना शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट के कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया गया। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया गया था, फौजदारी अधिकार अभी भी सम्राट के पास ही था। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना एक न दो। चलिए इसको आगे देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल सही है। सहायक संधि जो अपना लेता था वो ब्रिटिश की सेना को रखता था। अगला है क्या, सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। बिल्कुल, इसी के लिए तो सहायक संधि होता था कि हम अगल बगल के राज्यों से आपकी रक्षा करेंगे और अपनी सेना को आपके दरबार में रखेंगे। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। बिल्कुल, अगर कोई उसको रकम नहीं चुकाता था तो उसके जो भी रियासत थे उसको हड़प लेता था। तो एक क्या है, इसमें तीनों सही है। देखते हैं क्या पूछ रहा है, कथन सत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 2 3 तीनों सही होगा। आगे देखते हैं, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। देखिए, हैदर अली की मृत्यु हुआ था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। किस में हुआ था, द्वितीय आंग्ल युद्ध। प्रथम आंग्ल युद्ध 1767 से 69 के बीच, दूसरा 80 से 84 के बीच, तीसरा 90 से 92 के बीच, और चौथा 99 जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और ये मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। देखिए, हैदर अली है जो 82 में 1782 में मारा जाता है और उस समय युद्ध चल रहा था भारत में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए। 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात को रोक दिया। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये सही बात है। जो भी पूछ रहा होगा हम लोग देख लेंगे। ये सही बात है, टीपू सुल्तान ने रोक दिया था। उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया, ये भी सही बात है। दोनों सही है। ऊपर का फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का अधिग्रहण किया, ये भी सही है। यानी तीनों सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। तो 1 2 3 जिसमें दिया होगा यानी डी नंबर में दिया है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया, ये सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु इसकी रक्षा करने में हुआ था। वांडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। देखिए ये भी बात सही है। वांडियार वंश के एक अबोध बालक कृष्ण द्वितीय को सत्ता दी गई और उसको राजगद्दी पर बैठाया गया। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों सत्य है। आइए देखते हैं क्या है, सत्य कथन पूछ रहा है ना, इसका तीनों सत्य यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। देखिए, सर्वोच्चता की नीति है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था। देखिए ये सही बात है। रानी चेन्नम्मा जो थी इनका संबंध कर्नाटक में था। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। देखिए अहिंसक नहीं था, यह हिंसक आंदोलन था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या है, सही है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 29 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये सही है। तो ये 1 और 3 सही, यानी बी नंबर हमारा सही होगा। ऑप्शन बी नंबर इसका बी नंबर होगा। चलिए, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था। तो कंपनी ने सिंध पर 1843 में कब्जा किया था। कब किया था, 1843 में। हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। देखिए
आप लोग को पता होगा कि हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें सबसे पहले सतारा को 1848 में शिकार बनाया गया था। किसको? सतारा को। ठीक है। उसके बाद संबलपुर, देखिए संबलपुर को बनाया गया 1849 में, लेकिन यहाँ 49 तो दिया नहीं गया है, 1849 में बनाया गया था। उदयपुर को, तो उदयपुर को बनाया गया था 52 में। ठीक है। और नागपुर को 54 में। तो नागपुर 54 नहीं दिया है तो 53 दिया है, तो हम लोग मिलान कर लेंगे। तो ए का बी, 2 का ए। चलिए इसको देखते हैं। ए का बी, 2 का ए, ए का बी, 2 का ए, यानी इसमें डी नंबर में दिया है। किस में दिया है? डी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये अवध के बारे में पूछ रहा है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण कर लिया था। देखिए 28 का ये सी मतलब ए नंबर सही है, 1 नंबर सही है कि अवध में जब डलहौजी को गोद हड़प नीति के तहत इसको नहीं कर पाया तो वो कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़पना चाहता था और हड़प लिया। ठीक है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोपी गई थी। अरे देखिए इसमें अवध पर सहायक संधि के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सहायक संधि 1801 में ही सौंपी गई थी। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। देखिए ये गलत बात है। वहाँ की जनता अवध के नवाब से परेशान नहीं थी। ये कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी को हड़पने का एक नीति था। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। इसमें क्या बोल रहा है? न्याय व्यवस्था की विशेष। ठीक है। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। देखिए ये सही है। क्या है? ये सही है। दीवानी अदालत तो देखिए दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये देखिए ये तो जो था दीवानी अदालतों के मुखिया, जो दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होते थे। ठीक है। ये सही बात है, लेकिन यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य नहीं किए जाते थे। ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फौजदारी अदालतों, देखिए फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वहाँ के वह भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। ये सही है। फौजदारी अदालत जो थी वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसमें देखते हैं कहाँ दिया है। देखिए यहाँ पे बी नंबर में दिया है 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड बर्क ने चलाया था। किसने? एडमंड बर्क ने चलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया था? तो ये पूछ रहा है क्यों दिया गया था। देखते हैं। ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए। देखिए एकाधिकार देने का इसका कारण क्या था? तो ये हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उसे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ से थोड़ा स्पीड में देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, डिस्कशन नहीं करते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। ये कौन कौन सी वस्तुएं थी? सूती, कपड़े, काली मिर्च और कोयला। देखिए कोयला नहीं होगा, कोयला गलत हो जाएगा। रेशम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस में है? बी नंबर में। 1, 3, 4 बी नंबर में। फैक्टर किसे कहा जाता था? तो फैक्टर कहा जाता था व्यापारियों को। किसे? व्यापारियों को। 34 नंबर। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या चुनने के लिए? सत्य चुनने के लिए बोल रहा है। कथन पर विचार करते हैं। उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार पर
भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा था। देखिए पहले नहीं, ये दूसरे कार्यकाल में उसको भेजा था, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। देखिए ये सही बात है, इसको भेजा गया था, ये खुद ही भ्रष्ट था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसमें क्या पूछ रहे हैं? 2 नंबर, केवल 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये निर्यात के दी बोल रहा है 35 नंबर। तो बंगाल, मिलान कर निर्यात की जाने वाली वस्तु, तो बंगाल। देखिए बंगाल से जूट आज भी मिलता है और जूट को ही पटसन कहते हैं। तो असम से चाय आप लोगों को पता होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं बी और सी, स्टार्टिंग में बी और सी। तो बी और सी किस में है? केवल एक में है, पंजाब। और यहाँ पे आप लोग को मैं मिलान कर देता हूँ। देखिए ये बंगाल, ये असम, और ये हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा डी कपास, मद्रास से चावल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने की क्या कारण थी? ये पूछ रहा है, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, खेती में सुधार लाने, बिल्कुल सही बात है। अपने आयात के बारे में आश्वस्त होने के लिए, सही बात है। ये सॉरी माफ करिएगा, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए, सही बात है। प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए यहाँ पे डिस्कशन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है बहुत सारा। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो ये समाप्त किया था, देखिए समाप्त तो वैसे किया था 1794 में, लेकिन ये चालू एक्ट आया था 1792 में। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1792 इसका हो जाएगा। नील की खेती कहाँ की जाती थी? देखिए नील की खेती कहाँ की जाती थी पूछ रहा है। तो भारत में तो की जाती ही थी, कैरेबियाई द्वीप जो थे उसमें भी की जाती थी, ब्राज़ील में की जाती थी, उत्तरी अमेरिका में, स्पेन में, यानी सभी में की जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ होने। देखिए ये सही बात है। पहले तो ये अस्थायी बंदोबस्त का लाभ पहले कंपनी को मिल रहा था, बाद में उस जमींदारों ने हड़प लिया था। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदार की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली जाती थी। ये भी बात सही है। आगे देखते हैं। किसानों के लिए एक व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। देखिए ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो महलबाड़ी व्यवस्था लागू जब हो रहा था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और महलबाड़ी व्यवस्था लाया कौन था? तो हॉर्ट मैकेंजी लाया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। देखिए महलबाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी लागू किया था, न कि रीड ने। रीड ने कौन सा व्यवस्था लागू किया था? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। यह व्यवस्था महाल, जो गांव का एक समूह होता था, उसके उससे की जाती थी। बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है 42 का। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल को ही होती थी। देखिए इसमें रकम को निश्चित नहीं किया जाता था, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 नंबर। तो इसमें 2 नंबर कहाँ है? ए नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? देखिए इसमें कौन सा समूह बोल रहा है? पशुपालक नहीं था। अरे यार नहीं, यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ये 42 है ना, 42 के बाद 43 यहाँ पे आएगा। हाँ तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ये फिर रैयतवाड़ी अब किस में पूछ रहे हैं, किस पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। 43 नंबर, सबसे पहले ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड या बोला ही था कि रैयतवाड़ी रीड ने लागू किया था, तो ये सही है। राजस्व वसूली की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया, सही बात है। ये क्या है, दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए बंगाल में नील विद्रोह 1856 में हुआ था, ठीक है। खोड़ जनजाति मुक्त भारत के किस राज्य से संबंधित है? खोड़ जनजाति आज भी आप लोगों को पता होगा किससे संबंधित है, तो ये उड़ीसा से है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से। बेवर क्या बोल रहा है? बेवर एक प्रकार की घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? देखिए ये बेवर है जो झूम खेती का एक प्रकार है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं 47 नंबर, ये जनजाति और उनके क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो सोहारिया, देखिए ये सोहारिया जो है ये पश्चिम भारत में मिलता है। रियांग जो है ये मणिपुर साइड में मिलता है, मणिपुर, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में। बैगा जो मिलता है, ये बैगा मध्य भारत में मिलता है, ठीक है। उरांव जो है पूर्वी भारत में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी डी सी ए, और यहाँ पे दिया गया है डी नंबर में BDCA। अंग्रेज झूम खेती के विरोध क्यों करते थे? देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम दरोगा हवलदार में आया था, आप लोग दिए होंगे तो देखे होंगे। झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था, ये सही बात है। कर वसूलना क्या होता था? मुश्किल होता था, जिसके कारण इसका विरोध करते थे, ठीक है। अस्थायी रूप से बसने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान होता था, तो ये भी बात है। अगर अस्थायी रूप से जो किसान बसे तो उसका नियंत्रण करके उससे कर वसूला जा सकता था। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, ये गलत बात है। पर्यावरण का नुकसान से उसका कोई मतलब नहीं था कि अंग्रेजों को, उसके मेन मतलब था उसको कर वसूलने से। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह के बारे में बोल रहा है, तो दिकुओं और महाजनों के अत्याचार, मुंडा विद्रोह का कारण पूछ रहा है। तो देखिए मुंडा लोग जो थे बाहरी को दिकू कहते थे, और जो जमींदार थे उसको महाजन कहते थे, और इन दोनों के अत्याचार, ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये सही है। उनकी ये क्या लिखा है, उसकी प्रारंभिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना। देखिए ये जो व्यवस्था थी वो व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि क्या थी? सामूहिक थी, तो ये गलत हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 3 हो जाएगा। किस में दिया है? 1 और 3 बी नंबर में दिया है। देखिए यहाँ बी नंबर में दिया है 1 और 3। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो इसमें पूछ रहा है कौन से पशुपालक नहीं थे। देखिए इसमें मैं आंसर सीधा बताता हूँ, ये बैगा नहीं थे। गद्दी थे, गद्दी क्या भेड़ बकरी पालन करते हैं। वन गुजर ये भैंस पालन करते हैं। लंबाडिया ये भी भैंस का पालन करते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़ता है। देखिए क्या असर पड़ा, देखिए इसमें उपनिवेश का क्या असर पड़ा है। आदिवासी मुखिया, 51 नंबर है ना, हाँ। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये देखिए गलत है, आदिवासियों पर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता था। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, ये सही है। क्या है? 2 नंबर सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान कीजिए। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए संथाल विद्रोह ये 55-56 में हुआ था। कोल विद्रोह ये 1831-32 में हुआ था। वर्ली विद्रोह, ये वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। अब बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। तो
इसका हो जाएगा ए बी डी सी। किसमें है? ए बी डी सी। ए बी डी सी यानी सी नंबर में है, देखिए यहाँ पे है। चलिए, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करना, समूह में रहना और मदिरा पान से युवकों को दूर रहने की सलाह दिया। देखिए ये सही बात है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। देखिए स्टार्टिंग में तो जनेऊ धारण नहीं करते थे, लेकिन जब ये मुंडा विद्रोह हुआ उस समय वो वैष्णव संप्रदाय के संबंध में आ गए थे, ठीक है। तब से उन्होंने जनेऊ धारण करना चालू किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नंबर 53 का। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? देखिए फिर से पूछ रहा है दिल्ली हड़ताल के बारे में, ठीक है, और उसी से संबंधित है। वे अपने वेतन भत्तों और शर्तों के कारण परेशान थे, ये सही बात है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें 1855 के कानून द्वारा सेना में इसे बाध्यकारी बना दिया गया। देखिए 1855 नहीं है, 56 में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा गलत। किसानों से भारी भरकम कर वसूली, ये सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? माझा प्रवास। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था ए नंबर, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये देखिए अब आगे 1857 के क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे के फांसी के विरोध में प्रारंभ किया गया था। देखिए ये तो यहाँ तो सही है कि ये मेरठ में चालू किया गया था, बल्कि मंगल पांडे के फांसी के विद्रोह में नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। सही बात है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1857 का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। दिल्ली में सुल्तान बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया। देखिए ये विद्रोहियों का स्वागत नहीं किया था, जबकि विद्रोहियों ने इनको जबरदस्ती वहाँ जाके अपना नेता बना दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1-2 नंबर सही है। ऑप्शन देखते हैं, इसमें केवल 2 नंबर सही है, माफ करिएगा। यह भविष्यवाणी किसकी है कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो ये भविष्यवाणी है अब्दुल्ला शाह का, ठीक है। पाइका विद्रोह का संबंध किससे है? पाइका विद्रोह उड़ीसा से है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? देखिए ये किया था कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने किया था। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए थे? तो ये कदम उठाए गए थे, चलिए देख लेते हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी गई। ये बात सही है, ये सही है। आगे देखते हैं क्या है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार रहेगा। देखिए सही बात है, दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, और इन्होंने 2 पुलिसकर्मी जनरल बाग और हुडसे को कब मारा था? तो ये मारा था 29 मार्च 1857 को। 65 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बागी और उनके संबंधित क्षेत्र का मिलान करिए। तो ये चलिए मिलान करते हैं। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है। बिरजिस कादिर ये लखनऊ से थे।
रानी अवंतीबाई लोधी ये कहाँ से थी? राजगढ़ से थी। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, आप लोग को पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा? BACD। BACD, BACD कहाँ है? BACD रहा D नंबर में। चलिए स्टार्ट कर दोस्त। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये बहादुर शाह जफर, ये देखिए 63 का है, जो क्या है, ये सही है। क्या है? सही है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हुई, ये भी सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध करते थे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर। 64। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। देखिए इसमें क्या क्या बदलाव किया था, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। बिल्कुल सही। 1858 में ये हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? सही है। 1 नंबर सही है। डलहौजी ने व्यापक के सिद्धांतों का त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। देखिए ये भी सही है। अगला है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला लिया, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, 2, 3, किस में है? D नंबर में। देखिए अगला है 65 नंबर। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है, जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी थे, ये प्राच्यवादी नहीं था। ठीक है। अगला देखते हुए, भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे, ये सही है। 65 नंबर। देखिए यहाँ पे बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, मैं इसको बोला था कि आज 65 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में करा दूंगा। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को, देखिए, और अगला मैं पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।